हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। 9th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इसमें इकोनॉमिक्स, और हमारा आपका इकोनॉमिक्स में चल रहा है आपका खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। तो कल हम लोग जो है आपका बफर स्टॉक क्या है ये पढ़ रहे थे। और बफर स्टॉक का जिक्र कहाँ से आया था? कल हमने चीजों को पढ़ा था कि भारत में खाद्य सुरक्षा का पैटर्न कब से शुरू हुआ, और हमने आजादी के बाद एक निश्चय किया कि एटलीस्ट हम लोग क्या हो जाएं, खाद्य सुरक्षित हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं। उसी आत्मनिर्भर की प्रयास में हमारा सबसे पहले ये था कि हम लोग जो हम चीजें बाहर से मंगा रहे हैं हम उनका आयात जो है बाहर से ना करें, खुद ही उनको हम संरक्षित करें। उसी के क्रम में ये सारी चीज चलती हुई हम लोगों ने 1970 के दशक में हम लोग क्या हो गए, खाद्य आत्मनिर्भर हो गए। और हमने इस तरीके का स्टॉक बनाने की सोची जिससे हम अगर कोई आपदा आ जाए, भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, हम अपनी जनता को खाना खवा सकें, उसको पूरित कर सकें। उसी के लिए हमने बनाया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को बनाने वाली जो उसकी नोडल एजेंसी है वो है भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम एफसीआई कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह करती है अधिशेष गेहूं को एमएसपी पर खरीदती है। ठीक है, इसमें गेहूं हो गया, चावल होगी, दालें होगी, तिलहन होगी, इन बहुत सारी चीजों को आप खरीदती है और इनको खरीद कर अपने पास स्टोरेज करती है। जो लोग गरीब हैं उनको क्या करती है, जो आपका ज्यादा रेट में गेहूं चावल या अनाज नहीं खरीद सकते, उनको किफायती दर पर वो सारी चीजें आपका प्रोवाइड कराती है। और पीडीएस के माध्यम से गांव वगैरह में, शहरों में जो आपके निर्धन लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके माध्यम से बांटा जाता है। क्लियर है? ये आपको देखिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार भी नियमित राशन की दुकान के माध्यम से गरीबों के वर्ग को वितरित करती है। क्या करती है? जो राशन की दुकान है उसके माध्यम से जो मध्यम वर्ग से जो गरीब वर्ग है उसी में क्या करती है, उसको बांटती है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में, गांव और कस्बों और आपके शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकान जिन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहते हैं। आप देखते हैं उचित दर पे जो चीजें मिलती हैं उनको हम उचित दर वाली दुकान भी कहते हैं। ठीक। चीनी, खाद्य और खाद्यान्न पकाने के लिए आप क्या, चीनी हो गया या खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए हमको क्या मिलता है, मिट्टी का तेल का भंडार होता है। अब नहीं है, ये सब चीजें बाजार कीमतों पर लोगों को बेच दी जाती था। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह एक अनुबंधित यानी कि उसका एक बैलेंस था कि 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी उसको प्राप्त होती थी। अब क्या है, मिट्टी का तेल अब इसमें नहीं आता, क्योंकि हमने क्या कर दिए है, उज्ज्वला योजना के तहत अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है आपका सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर को अब आपका प्रोवाइड करा जा रहा है। तो मिट्टी के तेल को, केरोसिन को जो है रिमूव कर दिया है। और केरोसिन को रिमूव करने की जगह क्या लेके आए हैं आपका, आपको पता होना चाहिए, हम लोग सीएनजी, मतलब जो हमारे पास एलपीजी है उसको लेके आए हैं। और निकट राशन की दुकान से आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। अब देखिए, राशन के कुछ कार्ड हैं। राशन के कार्ड के 3 प्रकार हैं। पहला है निर्धनों में भी लोग निर्धन अंत्योदय कार्ड। अब गरीब में भी ऐसे गरीब हैं जो कुछ है ही नहीं, पैसा इनकम कमा ही नहीं सकते, उनके लिए बनाया है अंत्योदय कार्ड। फिर एक है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए, जो आपका निर्धनता रेखा से रहते हैं उनको कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक है अन्य लोग जो एपीएल है, अपर पॉवर्टी लाइन। तो एक देख लीजिए, एक होता है अंत्योदय कार्ड, एक होता है बीपीएल, एक होता है एपीएल। ठीक, बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन। आप गौर करके इन तीनों कार्ड का नाम लिख लीजिए, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। ये सामान्य के लिए होता है, ये गरीब के लिए, ये बिल्कुल गरीब के लिए। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अंत्योदय कार्ड, बीपीएल, एपीएल को हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपके इलाके में राशन की दुकान पर जाएं और वहां निम्नलिखित
ब्यौरा प्राप्त करें। जो भी आपके यहाँ कंट्रोल की दुकान या गल्ले की दुकान, जिस नाम से भी बोलते हैं, देख लीजिए राशन की दुकान। राशन की दुकान कब तक खुलती है, राशन की दुकान पर कौन सी चीजें बेची जाती हैं, राशन की दुकान पर चावल, चीनी निर्धनता रेखा के नीचे वाले परिवार को किस कीमत पर तुलना पर और किस अन्य के साथ वो मिलती ही देखना है। पता लगाइए कि आप किसके पास राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड में आपके परिवार के हाल में कौन सी चीजें रखी हैं, क्या किन्हीं आपका समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, राशन की दुकान क्यों जरूरी है, ये भी देखना है। आगे बढ़े। इस तरीके से आप देखते होंगे बहुत बार राशन की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और लोग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। समय कब आया, जब बंगाल में 1940 का अकाल पड़ा और 32 लाख लोग से भी ज्यादा लोग मारे गए। हरित क्रांति के पूर्व में खाद्यान्न संकट के कारण 60 दशक के दौरान शासन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीब उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के माध्यम से एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि पहले से थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवा, ठीक है, ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर है। कैसा है, जो प्रायोगिक आधार पर है उसको भी रखा गया। इंटीग्रेटेड वाला है, ठीक है। क्या बनाया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और उसके बाद क्या किया गया, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर यानी कि ट्रायल के रूप में 1975 में आपका शुरू की गई। और काम के बदले अनाज FFW 1977 से लेके 1978 में, इन वर्षों में नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रम को चलाने और बढ़ावा देने के लिए अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चलते हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें स्पष्ट है कि घटक खाद्य भी है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि शेष रूप से खाद्य की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा है। अधिकांश PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाता है। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है। कहता है कैसा योगदान दे रहे हैं, तो आप देखिए अकाल के बाद क्या क्या चीज शुरू गई। 1940 के दशक के बाद शुरू हुआ और इसको पुनर्जीवित किया गया 1960 में। उसके बाद से 1960 के बाद PDS सिस्टम आपका डेवलपमेंट रूप में हमारे सामने निकल कर आया है। हो गया, आगे बढ़ जाए। सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी एकत्र करें। संकेत ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम गारंटी में संपूर्ण रोजगार में दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास आदि अपनी सेवा पर अपनी चर्चा में रखे गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धन और गैर निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। वर्षों बाद तक वितरण प्रणाली को अधिक और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू किया गया। रिफॉर्म वाली है ना, तो इसलिए R आ गया, ठीक है, शुरू किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना तथा जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित किया गया और अपनाया गया। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, ध्यान दीजिए, जून 1797 में जब सबके लिए आपका PDS को खोल दिया गया। क्या हुआ, सबके लिए PDS को खोल दिया गया। क्लियर है, हो गया।
लक्षित सार्वजनिक प्रणाली DPDS, यह पहला मौका था जब निर्धन और गैर निर्धन दोनों के लिए विभेद कीमत पर नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में विशेष योजना अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों को सर्वाधिक गरीबी और तीन वर्ग समूह को लक्षित थी। एक तो होगी जो एक योजना है गरीबों में अंत्योदय अन्न योजना, और अन्नपूर्णा मतलब जो आपके वरिष्ठ हैं जन है, उनकी गरीबी की स्थिति है उनके लिए। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, यानी कि जो PDS का वर्तमान प्रणाली है उसी से एड ऑन कर दिया गया। ठीक है, उसी के नेटवर्क को इन्होंने यूज किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य को स्थिर बनाने और सामर्थ्य के अनुसार कीमत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नीति में सार्वजनिक प्रभावी समाधान सिद्ध हुई। इसे देश के अनाज में अधिशेष क्षेत्र की कीमत वाले खाद्य आपूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी व्यापक रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों की संशोधन होता रहा। न्यूनतम की समर्थित कीमतों अधिवर्ग ने खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के योगदान दिए और कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षित प्रदान की। कैसा कि उनको जो आय है वो उनको सुरक्षा प्रदान की, क्यों ना हो उसको आय प्रदान सुरक्षित की गई। हो गया, चलिए थोड़ा इसमें देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली अधिनियम 2013, इंडिया फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानवीय गरिमा जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अब हम खाद्यान्न चीजें हो गई, अब हम लोग लेके आए हैं कि यार इस तरीके से तो हम खाद्यान्न को पोषण युक्त भी बनाए, न्यूट्रिशन वाला फूड हमारे पास होना चाहिए। ऐसा हो न्यूट्रिशन वाला फूड हमारे पास हो ताकि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, अब दाल चावल से खवा के ही काम थोड़ी चलेगा, प्रॉपर लोगों को न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। और उसकी न्यूट्रिशन की उन्होंने बात भी की कि कैसे उनको न्यूट्रिशन दिया जाए, कैसे उनको बात की जाए, ये इसमें इन्होंने देखा और बात करी। ठीक है, चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आज हम लोगों ने इसके विषय में बात की। कल हम पढ़ेंगे कौन कौन सी योजना है, कैसे कैसे कीमत है। जैसे हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लक्षित पड़ी, अंत्योदय में कितने पैसे मिलते हैं, राष्ट्रीय में, अन्नपूर्णा में, इनको हम देख लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।